हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के टॉपिक है आनुवंशिकता। उस चैप्टर से परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, मेंडल के नियमों की खोज पुनः किस वर्ष में हुई? 1880 में, 1900, 1910, 1886। तो मेंडल के नियमों की खोज पुनः किस में की गई थी? वह सन 1900 में की गई थी, दोबारा इसमें। तो पहला का दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा, एक संकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी F2 में शुद्ध तथा संकर गुणों वाले पौधों का अनुपात होता है 25 संबंधित 27, 75 संबंधित 25, 50 संबंधित 50, 50 संबंधित 100। तो एक संकर क्रॉस की द्वितीय पीढ़ी में F2 में शुद्ध और संकर गुणों का कितना अनुपात होता है, इसको पहचानेंगे। इसमें तो 75 संबंधित 25 का होता है, 75 शुद्ध होता है, 25 संकर वाला। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियमानुसार मिलते हैं। एक पौधे का जीन स्वतंत्र रूप से पौधों के अन्य जीनों से, एक पौधों का जीन स्वतंत्र रूप से केवल समान लक्षण वाले दूसरे पौधों के अन्य जीनों से, एक पौधे का जीन स्वतंत्र रूप से केवल अपने ही पौधों के समान अन्य जीनों से, एक पौधे का जीन स्वतंत्र रूप से केवल अपने ही पौधे के समान लक्षण वाले अन्य जीवों से। तो अपव्यूहन के नियमानुसार क्या मिलते हैं इसमें कि एक पौधे का जो जीन होता है स्वतंत्र रूप से पौधे के अन्य जीनों से के मिलते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, चौथा प्रश्न, बीजों का गोल आकार एवं पीला वर्ण होता है पूर्ण प्रभावी, अप्रभावी, वाइल्ड पी, स्वीट पी। तो बीजों का जो गोल आकार एवं पीला वर्ण होता है वह कैसा होता है? ये पूर्ण प्रभावी होता है, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पे किए हैं? काऊ पी, गार्डन पी, वाइल्ड पी, स्वीट पी। तो मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पे किया है? वह किया है स्वीट पी पे किया है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? पांचवा का चौथा। छठवां आते हैं, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से करने पर F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे होते हैं। सभी बौने, लंबे व बौने दोनों, केवल लंबे, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है केवल लंबे इसमें मिलते हैं, यानी छठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। सातवां है, पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? बौना पौधा, गोल बीज, सफेद पुष्प, हरे बीज। तो इसका प्रभाव क्या हो गया? तीसरा हो जाएगा इसमें सफेद पुष्प। पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत तथा तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? सफेद पुष्प हो जाएगा, यानी 7 का तीसरा ऑप्शन। आठवां है, शुद्ध जल तथा शुद्ध सफेद पुष्पों में पर परागण से प्रथम पीढ़ी में कैसे पुष्प उत्पन्न होंगे? शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद के परागण से प्रथम पीढ़ी में कैसे पुष्प उत्पन्न होंगे? सफेद, लाल, लाल तथा सफेद, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है लाल उत्पन्न होते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? आठवां का दूसरा। नौवां, एक संकर क्रॉस का समलक्षणीय अनुपात होता है। तो एक संकर क्रॉस का समलक्षणीय अनुपात जो होता है वह होता है 3 संबंध 1, यानी 75 संबंध 25 का होता है, यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 10वां है, मटर के लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होता है। यदि द्वितीय पीढ़ी में कुल 50 सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, तो लाल पुष्प वाले पौधों की संख्या होगी, तो उसकी संख्या कितनी होगी? वह हो जाएगा 150, यानी 3 संबंध 1 का अनुपात है, तो इस तरह से 50 से रेशियो कितना आ जाएगा? 150 का आ जाएगा। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है, युग्मन बनते समय जीन के जोड़े में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है, यह सिद्धांत है एक लक्षण के नियम का, पृथक्करण के नियम का, प्रभाविता के नियम का, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का। तो उसमें कौन सा नियम इसमें लगेगा? तो ये पृथक्करण के नियम का सिद्धांत है, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा सही होगा।
नेक्स्ट आते हैं 12 प्रश्न। मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे लंबे होंगे, बौने होंगे, लंबे तथा बौने दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस तरह से रहेंगे? वो होते लंबे और बौने होंगे, दोनों संभावना है, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 13 प्रश्न है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था स्वीट पी, गार्डन पी, वाइल्ड पी, काउ पी। तो बहुत ही आसान इसमें ये गार्डन पी था, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13 का दूसरा। 14 आनुवंशिक एकक जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आनुवंशिकी एकक डीएनए, आरएनए, जीन। तो कौन मिलते हैं इसमें? ये जीन होता है, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 15 आते हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को कहते हैं युग्म, विकल्पी या एलिलोमॉर्फ, निर्धारक, समयुग्मी, समरूपक। तो विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है युग्म, विकल्पी या एलिलोमॉर्फ को बोला जाता है, यानी 15 का ए ऑप्शन सही होगा। 16 है। टी.एच. मॉर्गन ने अपना आनुवंशिक प्रयोग किस पर किया था? घरेलू मक्खी पर, बालू मक्खी, फल मक्खी, सीसी मक्खी। यानी किस पर प्रयोग किया था? फल मक्खी पर किया था, यानी 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। 17 आनुवंशिकता के जनक हैं चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज, ग्रेगर जॉन मेंडल, अरविंद खुराना। तो इसमें क्या होगा? ये जॉन मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, आनुवंशिकता के जनक है, यानी पिता है। 18वां प्रश्न है। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने या लैमार्क ने। तो किसने किया था? ये मेंडल ने ही किया था, यानी 18 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। पृथक्करण का भी नियम मेंडल का ही है। 19वां प्रश्न आते हैं। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। तो कौन सा इसमें होगा? दूसरा होगा, झुर्रीदार बीज, यानी 19 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 20वां आते हैं। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से पौधे का प्रयोग किया? पपीता, आलू, मटर, अंगूर। तो किसका प्रयोग किया था? मटर का प्रयोग किया था, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 21 है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? मेंडल ने, जोहेंसन ने, वीजमान ने, एवरी ने। तो कौन प्रयोग इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था जीन शब्द का? वह जोहेंसन ने किया था, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 21 का। 22 है। निम्नलिखित में से आनुवंशिक पदार्थ है? आरएनए, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है? डीएनए है, यानी 22 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 23 है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है? कोशिका द्रव में, केंद्रक में, प्लाज्मा में, लाइसोसोम में। तो किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। 23 का पहला ऑप्शन सही होगा। 24 है। आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया? मेंडल ने, मॉर्गन ने, वाल्टर एस सटन ने, डी ब्रीज ने। तो आनुवंशिकता का जो गुणसूत्र सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? वाल्टर या सटन ने किया था, यानी 24 का तीसरा आंसर सही होगा। 25 है। मनुष्य के शुक्राणु में आइटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान सवाल, इसमें 22 होती है, यानी 25 का कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहला। 26 प्रश्न आते हैं। किस आनुवंशिक लक्षण के जीन यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं? रजकहीनता, सिकिल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया। तो किस आनुवंशिक लक्षण के जीन यक्ष गुणसूत्र पर होते हैं? तो किनके गुणसूत्र होते हैं? हीमोफीलिया के, यानी 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। 27 प्रश्न आते हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? प्रोटीन के, आरएनए के, डीएनए के, डीएनए और प्रोटीन दोनों के। तो किसके बने होते हैं? वो होते हैं डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी 27 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 28 केंद्रक बना होता है? प्रोटीन से, डीएनए से, आरएनए से, न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, चौथा ऑप्शन सही होगा 28 का। 29 है। डीएनए अणु में क्या होता है? ए बराबर जी, जी बराबर टी, ए प्लस टी बराबर सी प्लस जी, ए प्लस जी बराबर जी प्लस
टी। तो क्या होता है, तीसरा होगा A+T बराबर C+G। 29 का तीसरा ऑप्शन सही। जहाँ ए का इसमें होता है एडिनोनिन, जी को ग्वानिन, सी से साइटोसिन, टी से थायमिन। तीसरा प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न हो रोग है। दांत कोशिका, अल्परक्तता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में जो ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिका में उत्पन्न होने वाला रोग क्या है, वह है दांत कोशिका अल्परक्तता है, यानी 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। नेक्स्ट आते हैं 31 प्रश्न, जीवन के उद्भव के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था। खुराना ने, मेंडल ने, मिलर ने, डी व्रीज ने। तो जीन उद्भव के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयोग कौन किए थे, वह किए थे मिलर ने किया था, यानी 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा। 32 वायुमंडल में निम्नलिखित में से अब कौन सी गैस नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन। तो वायुमंडल में लिखित में से अब कौन सी गैस नहीं है, यानी कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, वो मीथेन गैस अब नहीं पाई जाती है, यानी 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। 33 है, आदिकालीन पृथ्वी का तापमान था, यानी पुराने समय में पृथ्वी का तापमान कितना था, वह 5000 से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ने। 33 का पहला ऑप्शन सही होगा। 34 है, डॉक्टर हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला 1970 में, 1972 में, 1980 में, 1965 में। तो ये किस में मिला था इनको पुरस्कार, सन इसका याद रखिए, 1970 में मिला था, यानी 34 का पहला ऑप्शन सही होगा। 35 है, केंद्रक बना होता है प्रोटीन का, DNA का, न्यूक्लियोप्रोटीन्स का, वसा अम्लों का। तो केंद्रक जो होता है वो किसका बना होता है, वह न्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 35 का तीसरा। 36 है, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना के अनुसार जीवों का विकास वस्तुओं से हुआ। सभी जीव सृष्टि के प्रारंभ में बने और अभी तक उसी रूप में चले आ रहे हैं। जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ, जिसमें सरल संरचना वाले जीवों से अधिक जटिल संरचना वाले जीव बने, उपरोक्त सभी। तो जैव विकास की जो मौलिक परिकल्पना है वो कौन से किसके अनुसार है, तो इसमें से पहचानेंगे वाक्य विकल्प पहचानेंगे, तो यही तीसरा इसमें आएगा सही, कि जीवों का जो विकास होता है वो क्रमिक रूप से हुआ है, जिसमें सरल संरचना वाले जीवों से अधिक जटिल संरचना वाले जीव बने हैं, क्रम से ये चलता रहता है, चला है, इसीलिए 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 37 प्रश्न है, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक हैं एरिस्टोटल, लैमार्क, डार्विन, डी व्रीज। जातियों की जो उत्पत्ति है उसकी पुस्तक के लेखक कौन है, वह है डार्विन है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, 37 का तीसरा। 38 प्रश्न आता है, जैव विकास में प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को बताने वाले वैज्ञानिक हैं मॉर्गन, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज। तो ये प्रकृति वर्ण के सिद्धांत को, जैव विकास में प्रकृति वर्ण सिद्धांत को कौन बताए थे या प्रतिपादित किए थे, वह थे डार्विन ही थे, यानी 38 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 39 है, लैमार्कवाद का प्रमुख आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण, जीवन संघर्ष। तो लैमार्कवाद का जो प्रमुख आधार है वह है उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, नहीं कौन सा सही होगा ऑप्शन 39 का पहला। 40 है, जीन में अचानक परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन, विकास, संश्लेषण, नामांकन। जीन में जो अचानक परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है उत्परिवर्तन कहा जाता है, यानी 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। 41 है, प्रथम जीव उत्पन्न हुए वायु में, जल में, थल पर, मिट्टी के अंदर। तो जो पहला जीव उत्पन्न हुआ है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जल में उत्पन्न हुआ है, यानी 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। 42 है, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा मिश्रण लिया था, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, शर्करा, प्यूरिन तथा एमिनो अम्ल, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कौन से लिए थे स्टैनले महोदय ने, स्टैनले मिलर ने। तो इसका सही ऑप्शन इसमें जाता है
मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन लिए थे, यानी 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। 43 है, जीवों में वही गुण वंशागत होते हैं जो प्रभाव डालते हैं हृदय पर, जनन कोशिकाओं पर, दैहिक कोशिकाओं पर, अंडाणु पर। तो कौन सा इसमें होगा कि जो जनन कोशिकाओं पर प्रभाव डालते हैं वही उनका हस्तांतरण होता रहता है, वंशागत होते हैं, यानी 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा? दूसरा। इसमें फिर ये आ गया रिपीट क्वेश्चन, 43 हो रहा है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 44 है, जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में, धरती पर, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह सागर में हुई है, यानी 44 का पहला ऑप्शन सही होगा। 45 है, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ है? वह हुआ है चतुर्थ चरण में, यानी 45 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 46 है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वृद्धि यानी कायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, स्पोर बीजाणु निर्माण द्वारा। तो जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो किस कारण उत्पन्न होती हैं? वो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 47 प्रश्न आते हैं, लैमार्क का मूल सिद्धांत है प्राकृतिक वर्ण पर, विभिन्नताएं पर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, योग्यता के उत्तर जीविता। तो जो है ये अभी लैमार्क का जो मूल सिद्धांत है वह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर है, यानी 47 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 48 लैमार्कवाद का मुख्य आधार है जीवन संघर्ष, प्राकृतिक वर्ण, योग्यतम की उत्तरजीविता, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? चौथा, क्योंकि जो लैमार्क का या मूल सिद्धांत उसको लैमार्कवाद कहते हैं, वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है, इसलिए मुख्य आधार भी वही होगा, चौथा हो गया। 49 यह समजात अंगों के उदाहरण नहीं है हमारा हाथ तथा मेढक का अग्रभाग, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख, घास तथा आलू के ऊपरी भुस्तारी। ये समजात अंगों के उदाहरण नहीं है, इसमें से पहचाना है तो कौन नहीं है? ये यही है, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख, ये समजात अंगों के उदाहरण नहीं। तो 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा। 50 प्रश्न आते हैं, लास्ट है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चिंपैंजी, जीवाणु, छिपकली, जापानी मछुआरा। तो विकासीय दृष्टिकोण से जो मनुष्य होता है उसकी अधिक समानता किससे है? वह है जापानी मछुआरा से, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का चौथा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न के बारे में डिस्कस किए, जो कि आनुवंशिकता चैप्टर से संबंधित क्लास 10th की साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये यूपी बोर्ड परीक्षा जो होने वाली है 2024 उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।